Good morning, students. In previous classes, we have studied about the formal charges and how to calculate the formal charges on each atom. Today, we will study about the resonance. As you have studied in previous classes, that the carbon-carbon double bond is 1.34 angstrom. 1.34 angstrom, and the bond length of carbon-carbon single bond is 1.54 angstrom. 1.54 angstrom. But see, in the case of benzene, this is double bond, this is single bond, this one double bond, this one single bond. Double bond length in the case of benzene is 1.39 angstrom, and that of single bond is also 1.39 angstrom. ठीक है. It was found that all the bond length in benzene ring is equal, and it is equal to 1.39 angstrom, although it contains carbon-carbon double bond and carbon-carbon single bond. ठीक है. This property was not explained by a single structure, therefore several structure was introduced by Kekulé. ना केकुले बताया कि देखो, जैसे ये बेंजीन रिंग है, यहाँ डबल बॉन्ड है, ये सिंगल है, ये डबल है, ये सिंगल है, ये डबल है. ठीक है. तो देखो, जब रिजोनेंस होता है, दिस पाई बॉन्ड विल शिफ्ट टुवर्ड्स दिस कार्बन एटम ना, सो दैट इट विल गेट नेगेटिव चार्ज. ठीक है. नाउ दिस कार्बन इज कंटेनिंग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, सो इट विल पंप इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स दिस कार्बन एटम, so that this pi electron will be repelled by this electron, so that this pi electron will shift at this carbon atom. ठीक है. तो देखिए स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, और देखिए आप थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है. यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज आ गया था ऐसे, और ये था आपका ऐसे बना था. यही नेगेटिव चार्ज आपको फिर इलेक्ट्रॉन इधर रिपेल किया, तो पाई बॉन्ड रिपेल होकर के इधर शिफ्ट कर गया. तो देखिए स्ट्रक्चर कैसे बनेगा. ना, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट करके यहाँ आ गया, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया. दिस नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज विल कंबाइन टू फॉर्म ए डबल बॉन्ड, यानी कि पाई बॉन्ड. नाउ देयर इज पाई बॉन्ड आल्सो. दिस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन विल पंप इलेक्ट्रॉन टुवर्ड दिस कार्बन एटम, so that this pi bond will shift towards this carbon atom. Consequently, its structure becomes like that. नेगेटिव चार्ज इज देयर ना. हाँ, जब पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया था, तो इस कार्बन पर, इस पर नेगेटिव, यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा. क्या आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस कार्बन एटम शिफ्टेड टुवर्ड दिस कार्बन एटम. ठीक है. तो यहाँ पर आपका एक पॉजिटिव चार्ज है, उसको दिखाना जरूरी है. यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज है. अब देखो, जब इलेक्ट्रॉन इधर रिपेल किया तो यह इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर गया, तो यहाँ पर पॉजिटिव डेवलप करेगा. तो ये पॉजिटिव और यहाँ पर का निगेटिव मिल करके एक डबल बॉन्ड बना दिया. अब यह प्लस चार्ज और यह माइनस चार्ज दोनों मिल करके यहाँ पर डबल बॉन्ड बना दिया. तो देखो, इस स्ट्रक्चर में यहाँ सिंगल था तो यहाँ डबल हो गया, और यहाँ डबल था तो यहाँ सिंगल हो गया. मतलब कि सिंगल बॉन्ड इज प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड इज प्रोसीडिंग टुवर्ड्स सिंगल बॉन्ड. यही वजह है कि सिंगल डबल बॉन्ड का वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया. कितना हो गया, 1.34 से 1.39 एंगस्ट्रॉम हो गया. दैट मीन्स कि सिंगल बॉन्ड इज प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द डबल बॉन्ड.
and that of single bond is decreased from 1.54 angstrom to 1.39 angstrom. It shows that it is moving toward the double bond character. और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, देखो यहाँ पर 1.39 आ गया, डबल बॉन्ड की तरफ बढ़ रहा था. तो दिस प्रॉपर्टी, when the properties of all properties of a compound is not explained by a single structure, then more than one structures are introduced. ठीक है, एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर, एंड द फाइनल स्ट्रक्चर इज नोन एज रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर. तो फाइनल स्ट्रक्चर हम लोग बेंजीन का जो देते हैं ऐसे दे देते हैं कि ये भी डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी, इस तरह से ये घूम रहा है. ठीक है, नाउ ए डे हम लोग फाइनल जो स्ट्रक्चर अब बेंजीन के दे देते हैं वो ऐसे दे देते हैं. देखो ना, बीच में इसे सर्किल या डॉट डॉट से इसे दे देते हैं या सर्किल दे देते हैं. तो ये स्ट्रक्चर जो कहलाया रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहला गया. कोई एक स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर कैनोनिकल स्ट्रक्चर इतना बना है, सभी प्रॉपर्टीज को डील नहीं कर रहा है, सब मिल करके उस प्रॉपर्टीज को डील कर रहा है, और इसकी एनर्जी हाई होती है किसके रिस्पेक्ट में, रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में. इन सबों स्ट्रक्चरों का प्रॉपर्टी जो होगा इसमें जरूर प्रेजेंट रहता है. कल मैं एक फोटो दिखाया था ना, कौन वाला, वो डॉग वाला, देखिए कौन वाला था ये. ठीक है, एक देखो काला रंग का था तो इसका काला स्पॉट इस पर भी आ गया है. ठीक है, ये व्हाइट है तो हाइब्रिड होने के बाद इसमें व्हाइट भी आ गया. ठीक है, उसी तरह से देखो यहाँ पर ओजोन में देखा, यहाँ सिंगल बॉन्ड था. ठीक है, तो देखो इसमें यहाँ डबल बॉन्ड हो गया था, यहाँ सिंगल बॉन्ड था तो देखो इसमें डबल बॉन्ड हो गया. रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हम लोग दोनों तरफ पाई बॉन्ड, दोनों तरफ बराबर इक्वल बॉन्ड लेंथ कर देते हैं. इस तरह से इक्वल बॉन्ड लेंथ होता है. रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर अब है इसका ओजोन का है. तो इसमें जो कैरेक्टर पाया जाएगा, ठीक है, जिस तरह से इस डॉग में दोनों पेरेंट्स का कैरेक्टर, उसी तरह से इन दोनों रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कैरेक्टर जो होगा इस कंपाउंड में होगा. ये स्ट्रक्चर रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहला जाएगा. और ये दो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये कैनोनिकल फॉर्म या रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाता है. उसी तरह से बेंजीन में जो मैं बताया ये रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया. ये सब कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाता है. ठीक है, और इन सबों की एनर्जी जो होता है इसके एनर्जी के रिस्पेक्ट में ज्यादा होता है, इसलिए ये अनस्टेबल है और ये सब स्टेबल है. इस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई जो होता है रिमेन सेम होता है, एटम का पोजीशन रिमेन सेम होता है रिजोनेंस में, हमेशा याद रखिएगा. ठीक है, तो जो एनर्जी का डिफरेंस है, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर एंड द कैनोनिकल स्ट्रक्चर, एनी वन कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैविंग लिस्ट एनर्जी इज नोन एज रिजोनेंस एनर्जी. और रिजोनेंस एनर्जी से जिसका जितना कम होगा और उसी पर वो उसका स्टेबिलिटी डिपेंड करता है, आगे हम लोग देखेंगे. तो आइए, व्हेन वेरी सिंगल विच स्ट्रक्चर कैन नॉट डिस्क्राइब ए मोलिक्यूल एक्यूरेटली, ए नंबर ऑफ स्ट्रक्चर each of which can explain most of the properties of the molecule but none can explain all the properties of the molecule. The actual structure is in between all these contributing structure and is called resonance hybrid structure. And the different structures which are used to describe the properties of a molecule is known as canonical form or canonical structure or resonating structure. These structures have similar energy position of the nuclei. Bonding and non-bonding pair of electron are taken as the canonical structure of the hybrid which describe the molecule accurately. Resonance stabilizes the molecule as the energy of the resonance hybrid is less than the energy of the single canonical structure. और दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस होता है वही हम लोग रिजोनेटिंग एनर्जी कहते हैं, रिजोनेंस एनर्जी कहते हैं. ठीक है, इट इज डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी of the molecule and that of the most stable of the resonating structure having least energy. तो जस्ट मैं पहले भी अभी इसका रिजोनेंस एनर्जी का डिफिनेशन दिया था, अभी दिया था. ये देख लो, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड का स्ट्रक्चर है ना, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है. हो सकता है तुम लोग का हाफ ईयरली में ओजोन पूछ दे या सल्फर ट्राइऑक्साइड पूछ दे या ये NO3 माइनस का पूछ दे, जिसका पूछ दे उसका लिख देना है. तो देखो ये रिजोनेटिंग, जैसे हमको रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखना है या रिजोनेंस बनाना है तो क्या करेंगे, तो देखो एक में उधर बेंजीन में समझाया था और ओजोन का में समझाया था. देखिए SO3 में कैसे लिखेंगे. तो सबसे पहले आप कीजिए क्या, इसमें उतना अच्छा एक्सप्लेन भी नहीं किया है, इसके लिए इस डॉट स्ट्रक्चर बना लीजिए. है ना, सल्फर है, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखला दीजिए, कितना होता है 6, 4, ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 6. ठीक है, ऑक्सीजन ले लीजिए आप,
ये ऑक्सीजन हो गया, एक ऑक्सीजन ये हो गया। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, 2 2 4 2 6 ना, ये कोऑर्डिनेट कर दिया तो इसका 8 हो गया। ठीक है, अब आप आ जाइए इसमें, तो दोनों को हम एक जगह कर देते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको यहाँ से हटाते हैं। ठीक है, इसको देख लीजिए, 2 2 4 2 6, 6 और 2 8 यहाँ बन गया। सल्फर का देख ली तो सबसे पहले तो इसका कंप्लीट कराना चाहिए था, कोवेलेंट बॉन्ड बनाना चाहिए था। ये सल्फर का हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन अपना, 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। ठीक है, एक ऑक्सीजन बच गया यहाँ पर, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा ये, 2 2 4 2 6, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये कोऑर्डिनेट कर दिया। ठीक है, ये बन गया। मतलब कि इसका जो स्ट्रक्चर हम लोग देते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड का, वो ये देखिए ना, आपका यहाँ पर बन गया डबल बॉन्ड। ठीक है, ये बन गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर भी बन गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो ये SO3 हो गया। देखो यहाँ पर भी दो दो ठो हम लोग दिखला दिए हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड वाला दिखला दिए हैं, कोवेलेंट बॉन्ड दिखला दिए हैं। अब देखिए सिंस हाँ, आजकल ये ट्रेंड है कि हम लोग जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इसको हम लोग डबल बॉन्ड से दिखाते हैं। क्या, किस चीज़ से दिखा देते हैं? डबल बॉन्ड से दिखा देते हैं, ऐसे दिखा देते हैं। तो ये इतना का इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, ये इसके बराबर हो गया अब आपको। तो since the electronegativity of oxygen is greater than that of the sulfur atom, whenever some energy will be given to the molecule, the bonded electron will shift toward this oxygen atom, so that the oxygen will get negative charge and sulfur will get पॉजिटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज आ गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और देखिए ये डबल बॉन्ड O है। ठीक है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड O है। नाउ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द प्लस चार्जेज ऑन दिस सल्फर एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस सल्फर इज इंक्रीज। नाउ इट विल विथड्रॉज इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, और जब है करेगा क्या कि इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा। या ये कह दीजिए कि इस पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके तरफ देगा तो भाग करके यह इधर शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, इसके बाद जब इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से दोनों तरफ से डबल हेडेड एरो दिया जाता है जी। तो ये देख लीजिए, ये माइनस चार्ज हो गया आपका, यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ पर से फिर से सल्फर पर डबल बॉन्ड हो गया, ये सल्फर पर डबल बॉन्ड हो गया। ऐसा भी तो होगा, ये निगेटिव चार्ज जब इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा तो ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, तो देखिए भाग करके किधर आएगा आपका, ये सल्फर था, इस पर ऑक्सीजन है, इस पर माइनस चार्ज आ गया, ये डबल बॉन्ड O फिर से बन गया, ये डबल बॉन्ड फिर से बन गया। तो आप देख रहे क्या है कि निगेटिव चार्ज एक मर्तबा यहाँ आया। ठीक है, एक मर्तबा निगेटिव चार्ज यहाँ आया, एक मर्तबा निगेटिव चार्ज यहाँ आया। मतलब कि निगेटिव चार्ज इज रिजोनेटिंग ना इन बिटवीन 3 ऑक्सीजन एटम अटैच टू सल्फर ना, कभी यहाँ तो कभी यहाँ तो कभी यहाँ। तो यही स्ट्रक्चर हम लोग दिखला देते हैं इस तरह से कि पाई बॉन्ड यहाँ रिजोनेट किया, फिर पाई बॉन्ड आपका यहाँ रिजोनेट किया। ठीक है, तो इसी को रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कह देंगे। उसी तरह से NO2 का है, अगर डबल बॉन्ड हम लोग करके दिखलाते हैं तो इस तरह से शिफ्ट करेगा, एक मरतबा इस ऑक्सीजन पर, एक मरतबा इस ऑक्सीजन पर। देखिए एक मरतबा कोऑर्डिनेट यहाँ हो गया तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ कोऑर्डिनेट हो गया तो यहाँ डबल बॉन्ड। अब देखिए इस केस में कैसे हुआ होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन का पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन था ही, साथ में एक नेगेटिव चार्जेज है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। नाउ दिस इट विल पंप इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द नाइट्रोजन एटम, सो दैट दिस पाई इलेक्ट्रॉन विल बी शिफ्टेड टुवर्ड दिस ऑक्सीजन एटम, और ये ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। तब क्या हो जाएगा, इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज मिला यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया, तो ये डबल बॉन्ड बन गया, ये निगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, अब हम लोग अगर इसको डबल बॉन्ड की तरफ दिखलाएं और यह इलेक्ट्रॉन पंप करेगा, ठीक है, तो जो पाई बॉन्ड होगा वो शिफ्ट करके यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ आ गया। मतलब कि कभी ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन है तो कभी इस ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है, कभी मतलब तीनों ऑक्सीजन पर है। तो फाइनल जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर नाइट्रोजन का ये NO3 माइनस का देंगे, वो ऐसे दे देंगे, एक मरतबा माइनस चार्ज इस ऑक्सीजन पर, तो एक मरतबा माइनस चार्ज उस ऑक्सीजन पर, और एक मरतबा माइनस चार्ज
इस ऑक्सीजन पर, और ये क्या कर रहे हैं, रिजोनेट कर रहे हैं, डीलोकलाइज्ड है, एक जगह नहीं है, मूव करता हुआ रह रहा है इस तरह से। ये हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो कितने स्ट्रक्चर बने, तो जितने एटम पर वह इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, रिजोनेट कर रहा है, उतने स्ट्रक्चर बनेंगे। तो इस केस में 3 स्ट्रक्चर बन गया, 1 2 3 बन गया। ठीक है, इसमें कितना बना, 2 बना, इसमें कितना बना, 3 बना। आइए कुछ हम लोग देखते हैं कि इससे, इसके मदद से हम लोग बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन हम लोग देख रहे थे, तो पहले भी दिखा चुका हूँ। जहाँ सिंगल था वो डबल हो गया, जहाँ डबल था वो सिंगल हो गया। ठीक है, तो कैसे हुआ होगा, और देखिए अगर यह इलेक्ट्रॉन इधर पंप कर दिया, ठीक है, तो पाई बॉन्ड पर रिपल्शन ज़्यादा होगा, कमजोर बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड होता है, यह इधर शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, तो एक मरतबा इधर आ गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब ये इधर इलेक्ट्रॉन आएगा तो इधर निगेटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये इलेक्ट्रॉन ये मिल करके यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया, तो ये डबल बॉन्ड बना दिया आपका। फिर इधर से इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो भाग करके इधर आएगा, मतलब कि निगेटिव चार्ज जो घूम रहा है इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में, कभी इस पर आ रहा है तो कभी, तो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया। बॉन्ड ऑर्डर इन पॉली एटॉमिक मोलिक्यूल कैसे निकालेंगे, और आयन में, आयन के केस में या पॉली एटॉमिक मोलिक्यूल में कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड इन ए मोलिक्यूल, काउंट कर लीजिए ना, डिवाइडेड बाय रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर से डिवाइड कर दीजिए, तो वही उसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया। जैसे NO3 में देख लीजिए, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन ए मोलिक्यूल काउंट कर लीजिए, तो 2 बॉन्ड, ठीक है, ये हो गया 3 बॉन्ड, ये हो गया 4 बॉन्ड, तो ये हो गया 2, एक 3 और एक 4, 4 हो गया। टोटल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना है, तो 1 2 3। ठीक है, कैसे समझे, 3 ऑक्सीजन है, तीनों पर इलेक्ट्रॉन घुमा है, एक मरतबा इस पर, तो देखो एक मरतबा इस पर, तो एक मरतबा इस पर। ठीक है, तो 3 से डिवाइड कर दिए, यही बॉन्ड ऑर्डर 1.33 आ गया इसका। ठीक है, आइए मेटेलिक बॉन्ड के बारे में हम लोग जान रहे हैं ना। तो द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ मेटेलिक सॉलिड आर मेटल एटम व्हिच आर हेल्ड टुगेदर बाय मेटेलिक बॉन्ड। तो मेटेलिक बॉन्ड में चूंकि मेटल है, तो मेटल में क्या होंगे, कटायन होंगे। ठीक है, और मेटल के ही एटम होंगे। ठीक है, जनरली कटायन होते हैं, और कटायन किसके होंगे, मेटल के होते हैं, जिसमें मेटेलिक प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, और ये मेटेलिक एटम्स जो होते हैं एक दूसरे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एसोसिएटेड होते हैं ना, जिसे हम लोग मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। मेटेलिक बॉन्ड का डिफिनेशन थोड़ा देर में मैं दूंगा एग्जैक्ट ना। तो लॉरेंज एक साइंटिस्ट था, उसका कहना था, कंसेप्ट दिया, कौन सा कंसेप्ट दिया, इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल, या उसी का नाम है इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, कि जब मेटेलिक बॉन्ड बनते हैं तो उसके मेटल एटम्स में 2 पार्ट होते हैं ना। उसके मेटेलिक बॉन्ड में मेटल में क्या होंगे, मेटेलिक एटम होंगे, मेटल का बना हुआ एटम होंगे। ठीक है, तो उसमें उस मेटेलिक एटम में 2 पार्ट होंगे, जिसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और दूसरा हो गया आपका कौन सा, न्यूक्लियस प्लस इनर शेल, जिसको हम लोग केर्नेल कहते हैं। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई द स्पेस बिटवीन द केर्नेल। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मूव करके कहाँ चले जाते हैं, 2 कर्नेल के बीच में चले जाते हैं। और एक्चुअल फिर से एक बार देख लो, मेटल में 2 पार्ट, मेटेलिक एटम में 2 पार्ट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और दूसरा हो गया न्यूक्लियस प्लस इनर शेल, जिसको हम लोग कर्नेल कहते हैं। तो 2 कर्नेल के बीच में ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा 2 कर्नेल के बीच में चला जाएगा। ठीक है, और ये न्यूक्लियस, ये कर्नेल कहाँ रहता है, तो लैटिस साइट पर चला जाता है। किस चीज में चला जाता है, ये लैटिस साइट पर। लैटिस साइट क्या है, तो वो देखो, सपोज कि कोई मेटल है, ठीक है, इसके एटम जो है मेटेलिक एटम यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्रिस्टलैटिस स्ट्रक्चर है। तो जिस पॉइंट पर, जिस साइट पर एटम्स या कटायन या अनायन सजे हुए होते हैं ना, उस पॉइंट को, उस पोजीशन को हम लोग लैटिस साइट कहते हैं ना। यहीं पर एटम आपका सजा हुआ होगा, कटायन होंगे, एटम होंगे, इसके किसके, मेटल के होंगे। ठीक है, उस पोजीशन को हम लोग लैटिस साइट कहते हैं। ठीक है, लैटिस साइट वर्ड आपका क्लियर हो गया। तो एक चीज आप जान जाइए, मेटालिक एटम में क्या कहा जाता है, 2 पार्ट होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके जो होते हैं मेटल कटायन के, वो लूजली बाउंडेड होते हैं, जिसकी वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपना पोजीशन छोड़ देता है ना। एक न्यूक्लियस जो उसका उससे एसोसिएटेड नहीं रह पाता है। ठीक है, और ये सब कटायन है। ठीक है, तो कटायन को हम लोग कर्नेल कह दिए। क्यों कह दिए, कर्नेल में 2 पार्ट हो गया, न्यूक्लियस प्लस इनर शेल ना। आउटर मोस्ट शेल को हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो न्यूक्लियस प्लस इनर शेल को कर्नेल कह देते हैं। दिस कर्नेल आर फिक्स्ड एट द क्रिस्टलैटिस, इन क्रिस्टलैटिस स्ट्रक्चर एट द लैटिस साइड, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इन बिटवीन द
kernel. Now there will be a strong force of attraction between the electron and the cation. This electrostatic force of attraction acting between the cation and electron is known as मेटालिक बॉन्ड, और इसी को हम लोग मेटालिक बॉन्ड कहने लगते हैं। आइए आगे हम लोग देखते हैं। Due to a small ionization energy, the valence electron or the metal atom are not held by nucleus firmly. Therefore, the electron leaves the field of the influence of one kernel and comes under the influence of another kernel. These electrons are not localized but are mobile. तो होता क्या है बेटा कि जैसे कटायन है, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। क्यों लूज कर दिया? क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है, हल्की सी एनर्जी मिलेगी उसको, एनर्जी लूज कर देगा और अपने न्यूक्लियस के कंट्रोल से बाहर हो जाता है, दूसरे के कंट्रोल में चला जाता है। ठीक है, अब ये कटायन जो होते हैं अपने लैटिस साइड पर तो फिक्स हो ही जाते हैं और ये दो कर्नल के बीच में आ जाता है। ठीक है, जिसके चलते उन इलेक्ट्रॉनों में ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और ये इलेक्ट्रॉन जो होता है मोबाइल हो जाते हैं, नॉट लोकलाइज्ड, एक पोजीशन पर कटायन की तरह नहीं रहते हैं, बल्कि कैसे रहते हैं, ये मोबाइल रहते हैं, डी लोकलाइज्ड रहते हैं। मोबाइल या डी लोकलाइज्ड एक ही वर्ड है। ठीक है, इस तरह से रहते हैं और फिर बाद में बीच में देखो ये इलेक्ट्रॉन का सी बन गया, ऐसा प्रतीत होता है मानो इलेक्ट्रॉन का समंदर हो, सी हो और उसी पर प्रोटॉन जो है कटायन अपने लैटिस साइड पर फिक्स्ड है। तो कटायन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है इसी को हम लोग मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। द साइमल्टेनियस अट्रैक्शन बिटवीन द कर्नल एंड द मोबाइल इलेक्ट्रॉन व्हिच हेल्ड द कर्नल टुगेदर इज नोन एज मेटालिक बॉन्ड। तो ये डेफिनेशन हो गया मेटालिक बॉन्ड का आपका ना। चलिए आगे, ये सब डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, ये जो देख रहे हैं आप ये सब डिलोकलाइज्ड है, इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है, मूव करते रहता है। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यही इलेक्ट्रिक करंट कॉज करता है। आइए अब हम लोग देखते हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। मेटल में एटम जो होते हैं इस तरह से सजे हुए होते हैं। आइए कर्नल इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं या आपको क्या कहा जाता है कर्नल एटम्स कैसे फिक्स्ड होते हैं उसका एक झलक दिखलाऊंगा मैं इसमें। तो ये हो गया आपका कटायन है, फिक्स्ड कटायन रहता है, इसका पोजीशन लैटिस साइड पर चला जाता है। और सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होते हैं ड्यू टू लो आयोनाइजेशन एनर्जी, दे मूव्स फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ वन एटम ना, और मूव करके चले जाते हैं इंटरस्टिशियल साइट में, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द टू कर्नल्स ना। कर्नल में क्या क्या आ गया, न्यूक्लियस प्लस इनर शेल ऑफ द एटम आ जाएगा, आउटर शेल नहीं। अब तो कर्नल तो चूंकि इसके न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, तो इसको ये भी अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इसको ये भी अट्रैक्ट करेगा। तो पहले के इसमें अट्रैक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। पहले एक इलेक्ट्रॉन पर एक कटायन का कंट्रोल था, कंट्रोल तो ये अपना खो दिया। ठीक है, अब दो दो कटायन मिल करके इसको कंट्रोल कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, मल्टी डायरेक्शनल फोर्स लगेगा। ठीक है, जिसके चलते अट्रैक्टिव फोर्सेज बढ़ गया। जिसमें अट्रैक्शन बढ़ता है, अट्रैक्शन जहां होता है वहां एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होगा ये स्टेबल हो जाएगा ना। आइए एक बहुत ब्यूटीफुल डायग्राम, इसको देखो ध्यान से। फिर से देखो एक बार, चलो अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ। दिस इज द एल्युमिनियम व्हिच आर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, आफ्टर लूजिंग इट बिकम cations and the electron enters in the interstitial site. Now these cations are at the fixed position, that is a crystallattice site na, and there is now force of attraction acting between the cations and electron. This is known as मेटालिक बॉन्ड, इसी को मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। देखो किस तरह से मेटालिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, आइए विकर फोर्सेज के बारे में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सर एक बार, हाँ बेटा ठीक है। दिस इज द एल्युमिनियम, due to low ionization enthalpy it is losing the electron. These electrons moves in the interstitial site or are out of control of the one atom na, from which it belong, and these moves in between the two kernel, two cations na, and forms sea of electron. Now there will be greater force of attraction between the aluminum cation and the electron, as these will be attracted by more than one cations. ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगता है कि कटायन कम नहीं रहता है, ज्यादा कटायन का लगने लगता है, इसलिए सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाता है, मेटालिक बॉन्ड हो जाता है। ठीक है, चलिए वीकर फोर्स अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। वीकर फोर्स में हम लोग का पहला आता है वंडर वाल फोर्सेज। दीज आर वीक, नॉन डायरेक्शनल, नॉन वायलेंस
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एमंग द न्यूट्रल स्पीशीज, कोई न्यूट्रल स्पीशीज है उसके बीच में जो फोर्स लगता है उसी फोर्स को हम लोग वंडरवाल फोर्सेज कहते हैं। जैसे दो हीलियम ले लिए तो दो हीलियम के एटम के बीच में जो फोर्स लगेगा वो आपको कैसा होगा, वंडरवाल फोर्सेज होगा। ये मीथेन ले लीजिए, एक मीथेन दूसरे मीथेन के बीच में भी अट्रैक्शन होगा, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होता है, तो ये भी एक तरह का वंडरवाल फोर्सेज हो गया, बहुत वीक फोर्सेज होता है। दीज आर इलेक्ट्रिकल इन नेचर ड्यू टू इंड्यूस्ड पोलरिटी कॉज्ड बाय टेम्पोररी डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स वन एंड ऑफ द इनर्ट एटम बिकमिंग ए टेम्पोररी डाइपोल। और ऐसा क्यों होता है? जैसे सपोज कि हीलियम है, हीलियम के बीच में भी फोर्स होता है। ये हीलियम का न्यूक्लियस है, ठीक है, ये हीलियम का है, दूसरा हीलियम का एटम ले लीजिए, इसका ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ठीक है, ये हीलियम का है सब आपका। होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन शेल में होता है, इस तरह से शेल में होता है, मूव करते करते होगा क्या इसमें, ये इलेक्ट्रॉन किसी वजह से मूव करके इधर आ गया, फ्लैक्चुएट कर गया, तो सारा इलेक्ट्रॉन तो इधर आ गया आपका, ठीक है, और जैसे ही इधर आएगा तो इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करा देगा, रिपेल करा के इलेक्ट्रॉन को इधर भेज देगा, इसमें भी फ्लक्चुएशन आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस के नज़दीक आ गया। अब दोनों के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगेगा, ठीक है, और ये जो फोर्स लग रहा है इसी फोर्स को हम लोग वंडरवाल फोर्सेज कहते हैं। इसको हम लोग फ्लक्चुएटिंग डाइपोल भी कहते हैं। इसमें माइनस यहाँ आ गया, यहाँ पर प्लस प्लस चार्जेज आ गया, तो ये टेम्पोररी डाइपोल बन जाता है। इसी और इसमें भी प्लस यहाँ है, माइनस यहाँ आ गया, तो टेम्पोररी डाइपोल के बीच में जो फोर्स लग रहा है वही वंडरवाल फोर्सेज है। दीज आर इलेक्ट्रिकल इन नेचर ड्यू टू इंड्यूस्ड पोलरिटी कॉज्ड बाय टेम्पोररी डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स वन एंड ऑफ द इनर्ट एटम बिकमिंग ए टेम्पोररी डाइपोल। Now the one dipole will attract the another dipole, that is known as weaker forces, that is van der Waals forces. This temporary dipole in one molecule can induce the opposite dipole in surrounding molecule due to displacement of electron. One end becomes negative and other end becomes positive. These partially charged ends induced surrounding molecules accordingly. और उसी तरह से अपोजिट चार्ज एक तरफ हो जाते हैं, जैसे यहाँ समझाया, इसमें देख लो एक कटायन है ना, ये न्यूट्रल एटम है, इसका न्यूक्लियस यहाँ पर है, ठीक है, इसमें न्यूक्लियस यहाँ है, यहाँ इसका न्यूक्लियस है जिस पर पॉजिटिव चार्जेज है, फ्लक्चुएट करके इलेक्ट्रॉन जो है से इधर आ गया, ठीक है, किसी वजह से यहाँ आ गया, तो देखो इस पर डेल्टा निगेटिव चार्ज हो गया, ये ऑटोमेटिक जो है से इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करा देगा उसके कांटेक्ट में आने से, तो निगेटिव इधर आ गया, पॉजिटिव इधर है, देख लो ये निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगेगा। स्ट्रेंथ ऑफ वंडर वाल फोर्सेज डिपेंड ऑन द ईज ऑफ डिस्टॉर्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लॉट, जिसमें जितना ज्यादा डिस्टॉर्शन होगा, जितना इलेक्ट्रॉन क्लॉट फ्लक्चुएट करेगा, इस डाइपोल को हम लोग फ्लक्चुएटिंग डाइपोल भी कहते हैं, ठीक है, तो उसमें उतना ही ज्यादा वंडर वाल फोर्सेज स्ट्रॉन्ग होंगे। ऐसे तो है ही, van der Waals force is directly proportional to size of the atom or the molecule and directly proportional to molecular weight। जैसे 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 सपोज कि एक मीथेन ले लो, ठीक है, CH4 और एक आप ले लीजिए इथेन C2 या CH3CH2, ठीक है, और दूसरा ले लीजिए CH3 और CH3 ना, यही इथेन है आपका, तो देखिए इसमें दो जगह फोर्स लगेगा, दो कार्बन होने की वजह से, ठीक है, तो मोलिकुलर वेट इथेन का ज्यादा है, यहाँ मीथेन में एक ही कार्बन है, एक जगह फोर्स लग रहा है, मोलिकुलर वेट कम है, तो इसमें ज्यादा लग गया, क्यों लग गया कि नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा था, नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होने से क्या हो गया, मोलिकुलर वेट बढ़ गया, और मोलिकुलर वेट भी बढ़ गया, साथ साथ वंडर वाल फोर्सेज बढ़ गया। दस वी कैन से द वंडर वाल फोर्सेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलिकुलर वेट, ठीक है, साइज ऑफ एटम पर भी डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, साइज अगर बड़ा होगा वंडर वाल फोर्सेज ज्यादा होगा, क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि मोलिकुलर वेट उसका बढ़ जाएगा, ठीक है, देयरफॉर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नोबल गैसेज एंड हैलोजन इंक्रीजेज ऑन द ग्रुप, इसीलिए नोबल गैसेज में या हैलोजन में टॉप से बॉटम ग्रुप में आएंगे तो मोलिकुलर वेट बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक वेट, ड्यू टू हीच ना, वंडर वाल फोर्सेज विल इंक्रीज, consequently their MP and BP will increase। देखिए वंडर वाल फोर्सेज कैसे बना, तो देखिए इसमें नियॉन के केस में दिखाया हूं, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर गया इसमें एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड, ध्यान से देखिए समझ में आ जाएगा, ना,
तो इलेक्ट्रॉन इसमें जो नियॉन का था शिफ्ट करके आपका इधर आ गया, जिसके चलते इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, और इसके इन्फ्लुएंस में जब ये आया तो इस पॉजिटिव ये इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करा के इधर भेज देगा, अपोजिट चार्जेज की तरफ भेज देगा। अब क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगेगा, ठीक है ना। अपोजिट चार्जेज होना जरूरी है, ये अपने आप को अलाइन करेगा इस तरह के डायरेक्शन में कि दोनों के बीच का जो होगा अपोजिट चार्जेज एक दूसरे के करीब आ जाओ, फिर उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगेगा। कैसे इन्फ्लुएंस डालता है वो दिखाने की कोशिश किया हूँ मैं। देखो ये इसमें निगेटिव चार्जेज इधर आ गया तो ऑटोमेटिक इसका इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, तो ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों के बीच में क्या हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। यही वंडरवॉल फोर्सेज है, इसको फ्लक्चुएटिंग डाइपोल भी कहते हैं। ये देखिए वंडरवॉल फोर्सेज डायग्राम है, ये एटम है, दूसरा एटम है, सिंपल एटम है। इस पर किसी वजह से ना अगर इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर गया, देखो इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन इधर दिखाए हैं हम, तो 4 पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया। अब इसके इन्फ्लुएंस से अगर कोई भी एटम न्यूट्रल एटम है 5 नैनोमीटर के रेंज में आ जाए या उससे कम रेंज में आ जाए, ठीक है, तो उसमें डाइपोल इंड्यूस्ड हो जाता है। तो नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, जिसके चलते पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन सब इधर शिफ्ट कर गया, ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। व्हेन टू एटम्स कम्स विदिन 5 नैनोमीटर ऑफ ईच अदर देयर विल बी slightly interaction between them, thus causing polarity and slight attraction. This is known as van der Waals force. ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल आप देख लीजिए ना, ये दोनों एक दूसरे के किसी की वजह से, ये देखो ये राउंड है, ऑलमोस्ट राउंड है, ठीक है, ये डिस्टॉर्शन हो गया जिसमें इलेक्ट्रॉन इसका इधर शिफ्ट कर गया। देखो डेंसिटी इधर ज्यादा है, ज्यादा ग्रीन टाइप का देख रहे हैं, इधर लाइट देख रहे हैं, ठीक है। ये किनारे किनारे इलेक्ट्रॉन है, डार्क है, बीच में न्यूक्लियस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, ठीक है। इसके इन्फ्लुएंस पॉजिटिव चार्ज है, इसमें निगेटिव, इसके इन्फ्लुएंस में आते ही ये भी डिस्टॉर्शन हो गया और इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ निगेटिव वाला पोर्शन इसका आ गया, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज van der Waals फोर्सेज। टाइप्स ऑफ van der Waals फोर्सेज जब हम लोग देखने जा रहे हैं, पहला है किसोम फोर्सेज और डाइपोल डाइपोल फोर्सेज, ठीक है। जैसे कोई डाइपोल आ गया, HCl है, since the electronegativity of chlorine is greater than that of the hydrogen, consequently the bonded electron will shift toward the chlorine atom so that it will get negative charge and it will get positive charge. Two equal and opposite charges separated by a small distance is known as dipole. Now it is a dipole, ठीक है। तो दूसरा भी ये भी डाइपोल है, तो इसका Cl और H के बीच में जो फोर्स लग रहा है, जो इससे दिख लाया हूं मैं, यही फोर्सेज जो हो गया किसोम फोर्स कहला गया, या डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन कहलाता है, या डाइपोल डाइपोल फोर्सेज कहलाता है। When one dipole molecule orient the other dipole molecule to be opposite end close to each other for attraction, this is called orientation effect. इसको हम लोग ओरिएंटेशन इफेक्ट भी कहते हैं किसोम फोर्सेज को, ठीक है। तो ये नया वर्ड है, बुक वगैरह में जल्दी नहीं मिलेगा आपको, इसलिए इसको याद रखिएगा ओरिएंटेशन इफेक्ट को। नेक्स्ट है आपका डिवाइड फोर्सेज और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेज, ठीक है। डिवाइड फोर्सेज और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, जैसे कोई HCl हम ले लिए, सपोज यहाँ HCl ले लिए, एंड एज यू नो इट इज ए पोलर मॉलिक्यूल डाइपोल, it is slightly negative and it is slightly positive. Why so? Because of the electronegativity difference between these two atoms. The electronegativity of chlorine is greater than that of the hydrogen. Consequently, the bonded electron will shift toward this chlorine atom so that it will get slightly negative charge and this will get slightly positive charge. Now, suppose there is a chlorine molecule which is a neutral molecule. Why so? Because the electronegativity difference between these two atoms will be zero. Why so? Because these are atoms of same element, but when this HCl will approach this chlorine molecule which is neutral ना, it will cause induction, इसके बीच में क्या होगा, इंडक्शन कॉज हो जाएगा, ठीक है। और इस पर स्लाइटली पॉजिटिव आ जाएगा, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करके इस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज कर देगा, तो ये डाइपोल हो गया। और इसमें इंडक्शन के चलते हो गया, सपोज कि तुम एक मैग्नेट ले लो, ऐसे मैग्नेट ले लो, ठीक है। इसका नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है। अब एक ये ले लो कांटी ना, नेल, ठीक है, इस तरह का एक नेल ले लो, ठीक है। तो इसको सटाओ तो ये सट जाएगा, ठीक है। जिसमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉर्थ, यहाँ साउथ पोल है तो इस पर नॉर्थ पोल डेवलप कर जाएगा, इस पर साउथ पोल डेवलप कर जाएगा। दूसरा कांटी ले लो, ठीक है, तो फिर वो भी चिपक जाएगा। इस तरह से 4-5 कांटी आप चिपका सकते हैं मैग्नेट के साथ। लेकिन जैसे ही, तो इसमें क्या मैग्नेट था, उस वक्त तो मैग्नेट नहीं था, टेम्पररी है, जैसे इसको हटा दीजिए यहाँ से, ये सब लद लद गिर जाएगा। इसका मतलब कि ये सब हो गया इंड्यूस्ड डाइपोल था, ये डाइपोल था ना। तो इसी को कहते हैं डाइपोल
इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन दैट इज डिबाई फोर्सेज ना, ठीक है। फिर नॉन पोलर सब्सटेंसेज लाइक बेंजीन कम्स इन द कॉन्ट्रैक्ट विथ पोलर मॉलिक्यूल लाइक NH3, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट इज इन बेंजीन अपीयर्स ना, दिस इज नोन एज इंडक्शन इफेक्ट, इसको हम लोग इंडक्शन इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। डाइपोल और नॉन पोलर मोलिकुल्स के बीच में इंडक्शन आ जाता हो जाता है ना, टेम्पोररी डाइपोल डाइपोल उसमें इंट्रोड्यूस हो जाता है, बन जाता है, पियर हो जाता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं, इंडक्शन इफेक्ट कह जाते हैं। जबकि केसोम फोर्सेज में क्या होता है, एक डाइपोल दूसरे डाइपोल के कांटेक्ट में आता है और इस तरह से अपने आप को ओरिएंट कर लेता है कि अपोजिट चार्जेज एक दूसरे के करीब हो जाते हैं, जिसकी वजह से फोर्सेज लग जाता है। तो ओरिएंट करना, अपने आप को सजा देना ना, ठीक है, इसीलिए ऊपर वाले को ओरिएंटेशन कह दिए डाइपोल डाइपोल फोर्सेज को, और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल को हम लोग क्या कह दिए, इंडक्शन इफेक्ट कर दिए। नेक्स्ट वन है आपका लंदन फोर्सेज या लंदन डिस्पर्सन फोर्सेज और इंस्टेंटेनियस डाइपोल ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल अटरैक्शन, ठीक है, ड्यू टू वाइब्रेशन और द मोमेंट two atom electron cloud and nuclei shift temporarily towards opposite end leads to the attraction between them ना, फॉर एग्जाम्पल इन नोबल गैसेज एटम एंड द हेलोजन, तो होगा क्या, इसमें जो फोर्सेज बनेंगे वो लंदन फोर्सेज कहला जाएंगे, यानी कि फ्लक्चुएटिंग डाइपोल का ही एग्जाम्पल है, वही लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज कहलाएगा। या इंस्टेंटेनियस डाइपोल किसी भी इंस्टेंट, किसी भी मोमेंट इलेक्ट्रॉन जो होगा किसी एक एंड चला जाए, तो एक एंड चला जाएगा तो उधर निगेटिव चार्ज आ गया, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, उसके कांटेक्ट में कोई आ गया तो करेगा कि उस पर भी इंडक्शन हो जाएगा, उसके इलेक्ट्रॉन को दूसरे डायरेक्शन में ले जाएगा और न्यूक्लियस की तरफ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज, अब इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक तरफ आ जाएगा, दोनों के बीच में फोर्सेज लगने लगे, तो ये एट ए मोमेंट हुआ है, एट ए इंस्टेंट हुआ है, इसीलिए इंस्टेंटेनियस डाइपोल या लंदन डिस्पर्सन फोर्सेज कहा जाता है, ठीक है। यही है आपका लंदन डिस्पर्सन फोर्सेज जो उधर दिखाए थे ना, किसी इंस्टेंट जो है से इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, जिसके चलते नेगेटिव फोर्स, इधर पॉजिटिव फोर्स, जैसे ही इधर पॉजिटिव आ गया आपका, इस पर पॉजिटिव है, ये थोड़ा ये लिखा गया है टेढ़ा इसलिए ऐसा हो गया है, तो होगा क्या कि इसके इलेक्ट्रॉन इधर सज जाएंगे तो इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इस इलेक्ट्रॉन और इसके पॉजिटिव चार्ज के बीच में फोर्सेज लगने लगा, यही तो लंदन डिस्पर्सन फोर्सेज कहला दिया या इंस्टेंटेनियस डिस्पर्सन फोर्सेज कहला गया ये आपका, ठीक है। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन द कोवैलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। देखो कोई भी हाइड्रोजन, ये पहला कंडीशन है हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए कि हाइड्रोजन एटम शुड बी अटैच्ड विथ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ना, लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। शर्त है जिस जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने जा रहा है वो कैसा होना चाहिए, पोलर होना चाहिए ना, और पोलर यह तभी होगा जब यह अटैच हो किससे, एक्स से, और एक्स जहाँ क्या हो गया, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, ठीक है, तब इसमें और दूसरे एटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। एंड दीज आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय 3 डॉट या 3 डैश, देखो यहाँ 3 डैश से दिखलाया हुआ है, ठीक है, तो इसी को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, जहाँ वाई क्या हो गया, फ्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन हो सकता है। इट इज नॉट फाउंड इन आयनिक कंपाउंड, यह आयनिक कंपाउंड में नहीं हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर वर्ड दिए हुए हैं कोवैलेंटली बॉन्डेड। हाइड्रोजन कैसा हो, कोवैलेंटली बॉन्डेड हो, इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन कोवैलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड इज फाउंड इन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड, नॉट इन नॉन पोलर, नॉन पोलर में नहीं होगा, इसलिए एक वर्ड में बोला था कि हाइड्रोजन शुड बी पोलर so that it must be attached with most electronegative element like fluorine, oxygen, nitrogen and or sp hybridized carbon atom, ठीक है। It is very weak bond but stronger than van der Waals forces. It is also known as dipole-dipole interaction. For example, in the case of HF, since the electronegativity of fluorine is greater than that of the hydrogen atom, consequently the bonded electron will shift toward the fluorine so that it will get negative charge and it will get positive charge, ठीक है। उसी तरह से इस पर भी पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इस हाइड्रोजन और इसका फ्लोरीन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगेगा। जनरली हम लोग 3 डैश या 3 डॉट से देख
दिखलाते हैं इसको। यहाँ पर डॉट ज़्यादा दिला गया है, ज़्यादा दिला भी जाएगा तो गलत नहीं होगा, लेकिन ये उसूल है, रूल की बात होती है। 3 ठो से हम लोग जनरली दिखाते हैं। तो इस हाइड्रोजन, इस पोलर हाइड्रोजन विच इज कोवैलेंटली बॉन्डेड विद द most electronegative element will attract the another most electronegative element. This is known as hydrogen bond. But in the case of it is dipole, na, in which hydrogen is covalently bonded with most electronegative element. This is known as हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। वो हाइड्रोजन बॉन्ड भी 2 तरह के होते हैं ना। आइए मेन कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को एक बार रिकॉल करते हैं। हाइड्रोजन शुड बी कोवैलेंटली बॉन्डेड विथ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ना। atomic size of electronegative element should be small. Order of atomic size is that greater than नाइट्रोजन का सबसे बड़ा होगा, ठीक है। इसके बाद ऑक्सीजन का, इसके बाद फ्लोरीन का ना। लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाते हैं तो क्या होता है, साइज आपका छोटा होता चला जाता है। किसके चलते साइज छोटा होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने के चलते। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जस्ट उल्टा हो जाता है, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, तब ऑक्सीजन का, तब नाइट्रोजन का। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट and inversely proportional to the atomic size. Hydrogen bonding occurs in hydrogen cyanide due to triple bond and sp hybridization. Electronegativity of carbon and in nitrogen increases. तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि HCN में तो यह कार्बन से अटैच है, ठीक है, फिर भी जो है से HCN में हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है। तो इसका वजह हो गया, यह कार्बन आपका sp हाइब्रिडाइज्ड है और s कैरेक्टर इसमें 50% हो जाता है। एंड एज यू नो s सबशेल इज नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस एंड व्हेन द इलेक्ट्रॉन विल बी मोस्टली present in the s subshell, then there will be greater force of attraction, it will be attracted toward the nucleus. Consequently electron will be shifted toward the carbon atom and it will get slightly positive charge and carbon will get slightly negative charge. Now it is a polar hydrogen, it will form the hydrogen bond, ठीक है। जैसे 2 HCN के बीच में दिखला दिया हूँ हाइड्रोजन। आइए अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यह 2 तरह का होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा मतलब होता है विद इन द सेम मोलिक्यूल, एक ही मोलिक्यूल के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा हो तो उसको इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अगर एक ही तरह के मोलिक्यूल या 2 डिफरेंट मोलिक्यूल्स, इंटर मतलब बीच में ना, जैसे आप लोग इंटर में हैं, ठीक है, इंटर मतलब कि मैट्रिक और BSc दोनों के बीच में, इसलिए इंटरमीडिएट आपको कहला गया। इंटर मतलब 2 डिफरेंट के बीच में, विद इन द सेम मोलिक्यूल तो इंट्रा, ठीक है, इन बिटवीन 2 तो उसके लिए इंटर वर्ड यूज आता है। तो 2 डिफरेंट मोलिक्यूल्स या 2 सेम मोलिक्यूल्स के बीच में हो सकता है। तो अगर सेम मोलिक्यूल्स के बीच में हो तो इसको होमो ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा, और 2 डिफरेंट मोलिक्यूल के बीच में हो तो हेटेरो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा। मतलब कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड का आपका टाइप हो गया। आज की सभा यहीं समाप्त करता हूँ, कल फिर हम लोग मिलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को पढ़ते हुए, ठीक है। रुक जाइए, अटेंडेंस लेने दीजिए।